भाभी, भैया का छूटना बहुत मुश्किल है। सुबह के 8 बज रहे थे। काम वाली बाई की राह देखते हुए रागिनी गुस्से से लाल पीली हो रही थी। घर का सारा काम वाली बाई के देर से आने की वजह से काफी देर से होता था। रागिनी खुद कुछ भी नहीं करती थी। वह हमेशा अपने चेहरे की खूबसूरती निहारती रहती थी। वह खुद को किसी अप्सरा से कम नहीं समझती थी। वह दूसरों को नीचा दिखाकर हमेशा खुद को ही सर्वोपरि समझती थी। आज फिर तुम देर से आई हो। सारा काम पड़ा हुआ है। रोज रोज की नौटंकी बना रखी है तुमने। सामने काम वाली बाई को देखकर रागिनी दांत पीसती हुई बोली, मैम साहब, मेरा लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, उसको दिखाने गई थी, इसी वजह से देर हो गई है। आप आगे नहीं होगी। काम वाली बाई रागिनी से हाथ जोड़ते हुए विनती करते हुए बोली, बहाना अच्छा है, यह क्यों नहीं कहती कि तुम्हें काम पैसे मिलते हैं। रागिनी झुझलाते हुए बोली, नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सच कह रही हूँ। काम वाली बाई सिर झुकाते हुए बोली, लगता है मुझे दरोगा जी से कहकर तुम्हारे आदमी की दुकान हटवानी पड़ेगी। रागिनी काम वाली बाई को देखकर मुस्कुराती हुई बोली, नहीं मैम साहब, आप दरोगा जी से कुछ मत कहिएगा, उसी दुकान से तो हमारा घर चलता है। काम वाली बाई गिड़गिड़ाते हुए बोली, ठीक है, अब एक भी दिन अगर तुम देर से आई तो यह समझना कि उसी दिन तुम्हारी दुकान चौराहे से हट जाएगी। कहकर काम वाली बाई को धमकाते हुए रागिनी कमरे के अंदर चली गई। काम वाली बाई चुपचाप रागिनी के अहंकार से परिपूर्ण घमंडी चेहरे को देख रही थी। रागिनी का पति रघुवेंद्र उसी क्षेत्र के थाने में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत था। काम वाली बाई के पति ने सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान खोल रखी थी। रघुवेंद्र कहीं उसके पति की दुकान ना हटवा दे, इसी भय के कारण काम वाली बाई रागिनी के घर पर कम पैसों में कठिन परिश्रम करती थी। शादी से पहले रघुवेंद्र कुछ दूरी पर स्थित अपने पुश्तैनी घर पर अपने छोटे भाई पुष्पेंद्र, उसकी पत्नी रजनी, माँ गायत्री देवी के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत उसके बालपन में ही हो चुका था। माँ गायत्री देवी ने कठिन परिश्रम करके रघुवेंद्र और पुष्पेंद्र को पाल पोस कर बड़ा करके अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाया था। रागिनी से शादी होने के बाद रघुवेंद्र का स्वभाव बिल्कुल बदल गया था। वह अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित नहीं था। वह पुलिस की वर्दी में एक अपराधी बन चुका था। पैसे लेकर वह अपराधियों का साथ देता था। भ्रष्टाचार बेईमानी के दम पर उसने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करके अपने पुश्तैनी घर को छोड़कर एक आलीशान महल बनाकर रागिनी और अपने 2 बच्चों, बेटे आकाश व बेटी नीलिमा के साथ रहता था। अपनी माँ और भाई के लिए वह बिल्कुल अनजान हो चुका था। उसकी माँ गायत्री देवी उसके कृत्यों से परेशान रहती थी। उसे सच्चाई का साथ देने के लिए प्रेरित किया करती थी, मगर रघुवेंद्र के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जीवन संगिनी रागिनी, जिसकी ख्वाहिशें हमेशा आसमान छूने की रहती थी, इसीलिए रघुवेंद्र कभी जमीन की तरफ देखता भी नहीं था। नेताओं, मिलवटा खोरों, भूमाफियों के सारे 2 नंबर के काम पूर्ण करने में रघुवेंद्र उनकी खुलकर मदद करता था। रात के 10 बज रहे थे। डोरबेल की आवाज सुनकर रघुवेंद्र बोला, रागिनी, देखो कौन आया है। रागिनी ने दरवाजा खोलकर देखा। घर के गेट के सामने एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई थी। 2-3 लोग जो देखने में सफेद पोशेदार नेता लग रहे थे, उसमें से एक रागिनी को देखकर बोला, बहन जी, इंस्पेक्टर साहब से कह दीजिए राम प्रताप जी उनसे मिलने आए हैं। रागिनी उस व्यक्ति की बात सुनकर अंदर आते हुए रघुवेंद्र से बोली, कोई राम प्रताप जी आपसे मिलने आए हैं।
राम प्रताप जी का नाम सुनकर रघुवेंद्र उठकर बैठ गया। क्या राम प्रताप जी मुझसे मिलने आए हैं? कहते हुए रघुवेंद्र तेजी से बाहर निकल गया आया। कुछ देर बाद वह दो लोगों के साथ घर के अंदर आया और आदरपूर्वक उन्हें बैठाते हुए बोला, अरे नेताजी, मुझे फोन कर दिया होता, आपने क्यों कष्ट की, मैं आपकी सेवा में आ जाता। रघुवेंद्र उस व्यक्ति का सम्मान करते हुए बोला, रघुवेंद्र, बात कुछ ऐसी है कि मुझे आना पड़ा। वह व्यक्ति चिंतित होते हुए बोला, नेताजी, यह मेरी पत्नी रागिनी है। अरे रागिनी, चाय नाश्ता लाओ नेताजी के लिए। रघुवेंद्र रागिनी से बोला। रागिनी ने उस व्यक्ति से नमस्ते किया और किचन की ओर चली गई। रागिनी उन लोगों की बातें ध्यान लगाकर चुपचाप सुन रही थी। किसी पत्रकार की हत्या नेताजी के बेटे ने कर दी थी। उसके केस को हल्का करने व सबूतों को इधर उधर करने के लिए नेताजी रघुवेंद्र को 10 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे। उसके चाय नाश्ता लेकर जाते ही उन लोगों ने बात करने बंद कर दिए। रघुवेंद्र, तुम्हारे बच्चे नहीं दिख रहे हैं? उसमें से एक व्यक्ति बोला, जी बच्चे जल्दी सो जाते हैं। रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा रघुवेंद्र, अब हम चलते हैं, कल तुम हमसे मिल लेना। नेताजी उठकर जाते हुए बोले, ठीक है नेताजी, मैं कल आ जाऊंगा, आप परेशान मत हो। रघुवेंद्र उन लोगों को बाहर जाकर विदा करते हुए बोला और घर के अंदर आ गया। उन लोगों के जाने के बाद रघुवेंद्र कुछ देर तक शांत बैठा, कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं आप? रागिनी रघुवेंद्र को देखते हुए बोली। रागिनी, मामला बहुत पेचीदा है। रघुवेंद्र चिंतित होते हुए बोला, 10 लाख रुपए पेचीदा काम के लिए ही कोई देता है। मैं तो कहती हूँ आप 15 लाख ले लीजिए, वह भी देंगे यह लोग। रागिनी चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली। रघुवेंद्र कुछ देर तक रागिनी को देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, रागिनी, शायद तुम ठीक कह रही हो। और दोनों लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। 3 महीने बीत चुके थे। रात के 12 बज चुके थे। रघुवेंद्र घर नहीं आया था। रागिनी परेशान थी। रघुवेंद्र का फोन बंद था। उसने रघुवेंद्र की गाड़ी के ड्राइवर को फोन किया। फोन पर ड्राइवर की बात सुनकर वह सोफे पर धम से गिर पड़ी। रघुवेंद्र को पत्रकार की हत्या के साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने और उन्हें छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कुछ सोचकर उसने अपने देवर पुष्पेंद्र को फोन करके सारी बातें बताई। दूसरे दिन सुबह भूपेंद्र अपनी माँ गायत्री देवी के साथ रागिनी के घर पहुंच चुका था। माँ को रागिनी के पास छोड़कर भूपेंद्र रघुवेंद्र के बारे में पूरी जानकारी एकत्र करके शाम को वापस आया और चुपचाप बैठ गया। क्या हुआ भूपेंद्र, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? रागिनी पुष्पेंद्र से सवाल करते हुए बोली। भाभी, भैया का छूटना बहुत ही मुश्किल है। उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, जिसमें उनके पुराने केसों की भी जांच हो रही है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता। पुष्पेंद्र चिंतित होते हुए बोला। कैसे कोई कुछ नहीं कर सकता? उनकी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, वो छुड़ा लेंगी उनको। रागिनी अहंकार दर्शाते हुए बोली। रागिनी, तुम्हारी इसी घमंड की वजह से आज रघुवेंद्र का यह हाल हुआ है। गलत राह से रोकने के बजाय तुमने उसे उसी पर चलने के लिए हरदम प्रेरित किया है। कहती हुई गायत्री देवी
रोने लगी। आप लोग मुझे ही दोष देंगे, मैं जानती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद छुड़ा लूँगी उनको, रागिनी चिल्लाते हुए बोली। गायत्री देवी आंखों में आंसू लेकर चुपचाप पुष्पेंद्र के साथ अपने घर वापस चली गई। 1 महीने बीत चुके थे। रागिनी की लाख कोशिशों के बावजूद कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। जो लोग कल तक उसके आगे पीछे घूमते थे वो भी उससे दूरी बनाने लगे। रागिनी को धीरे धीरे हर उस गुनाह का आभास हो रहा था जिसमें वह रघुवेंद्र की भागीदारी थी, जिसकी सजा आज अकेले रघुवेंद्र भोग रहा था। रागिनी कमरे में अकेले बैठी चुपचाप अपने कर्मों के बारे में सोच रही थी। तभी डोरबेल बज उठी। रागिनी दरवाजा खोलते ही चौंक गई। सामने अवैध संपत्ति व अन्य दस्तावेजों की जांच करने के लिए 2 गाड़ियों में भरकर जांच दल के सदस्य आए थे। रागिनी और बच्चों को घर से बाहर कर दिया गया। कुछ घंटों तक रागिनी के घर का खंगोलने के बाद पूरा घर सील कर दिया गया। रागिनी अपने महलनुमा घर से बेदखल हो चुकी थी। उसके पास सर छिपाने की भी जगह नहीं थी। वह फूट फूट कर रो रही थी। गायत्री देवी के बेटे के गम में बीमार हो चुकी थी। पुष्पेंद्र और उसकी पत्नी रजनी उन्हें संभालने का प्रयास कर रहे थे। गायत्री देवी यह पहले ही जान चुकी थी कि एक दिन रघुवेंद्र के साथ ऐसा होना तय था जो आज उसके सामने था। घर के बाहर दरवाजे पर रागिनी, आकाश और नीलिमा को देखकर पुष्पेंद्र चौंक उठा। हरदम अपनी अकड़ और घमंड में चूर रहने वाली उसकी भाभी रागिनी का घमंड चेहरा मुरझा चुका था। आंखों में आंसू छलक रहे थे। आकाश और नीलिमा दहशत में डूबे हुए नजर आ रहे थे। अम्मा, भाभी आई है, पुष्पेंद्र गायत्री देवी से बोला। रघुवेंद्र भी आया है? नहीं अम्मा, भाभी और बच्चे हैं, पुष्पेंद्र उदास होते हुए बोला। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने ही हरे भरे घर को लालच, ईर्ष्या और घमंड के वशीभूत होकर आग के हवाले कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहकर रागिनी फूट फूट कर रो रही थी। आकाश और नीलिमा भी जोर जोर से रोने लगे। रागिनी, अगर तुमने रघुवेंद्र को उसके कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए प्रेरित किया होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। ना एक माँ अपने बेटे के लिए तड़पती, ना यह बच्चे अपने पिता के कर्मों से प्रताड़ित होकर अपना मुंह छिपाते। हर गलत काम का एक दिन अंत जरूर होता है और उसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है, यह सच है, कहकर गायत्री देवी ने आकाश और नीलिमा को गले से लगा लिया। रागिनी का घमंड चेहरा मुरझाकर पीला पड़ चुका था। उसके मन मस्तिष्क में एक ही सवाल गूंज रहा था जो शायद वह ही जानती थी। वह अपनी नजरों में ही खुद को गिरा हुआ महसूस कर रही थी और यही सोच रही थी कि उसके गुनाहों की सजा उसे भी मिलनी चाहिए, सिर्फ रघुवेंद्र को नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल